नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 5 बिल्कुल अलग लेकिन अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्ट्स भारतीय सेना को पूरी तरह से बदल कर रख रहे हैं। देखिए, ये बात सिर्फ नए हथियारों को जोड़ने की नहीं है। ये एक ऐसे आत्मनिर्भर और पूरी तरह से नेटवर्क वाले डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने की कहानी है जो भविष्य के युद्ध की दिशा तय करेगा। तो चलिए सीधा इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, एमका मिसाइलों के जरिए स्टेल्थ स्ट्राइक। दूसरा, पहाड़ों के लिए जोरावर टैंक। तीसरा, डिजिटल बैटलफील्ड इकोसिस्टम। चौथा, प्रचंड हेलीकॉप्टर का ड्रोन मदरशिप बनना। और आखिर में नेत्रा AWACS का अल्टीमेट सर्विलांस। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, स्टेल्थ स्ट्राइक यानी एमका मिसाइलें। शुरुआत हथियारों की ताकत से करते हैं। DRDO आजकल एक नई स्टेल्थ क्रूज मिसाइल पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसे खास तौर पर भविष्य के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के इंटरनल वेपन बे के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिसाइल को फाइटर जेट के अंदरूनी हिस्से में रखा जाएगा। इससे जेट का बाहरी स्टेल्थ प्रोफाइल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और वो रडार की पकड़ से बचा रहेगा। अब जरा इसके पीछे की इंजीनियरिंग देखिए। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे इंजीनियर्स को अस्त्र मार्क 3 की रैमजेट तकनीक, थर्मल शील्डिंग, सुपरसोनिक एयर इनटेक्स और स्टेल्थ आकार, इन सब को एक छोटी सी मिसाइल में फिट करना है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लगातार सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की वजह से जो भयंकर गर्मी पैदा होती है उसे कंट्रोल करना, क्योंकि अगर गर्मी कंट्रोल नहीं हुई तो स्टेल्थ खत्म हो जाएगा। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक होने वाली है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे एमका फाइटर जेट्स दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही एक बहुत ही सुरक्षित दूरी से उनके भारी सुरक्षा वाले कमांड सेंटर्स को आसानी से तबाह कर सकेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, माउंटेन आर्मर, जोरावर टैंक। हवा से अब वापस उन ऊंचे पहाड़ों पर लड़े जाने वाले जमीनी युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख जैसे कठिन और ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी भरकम T-90 या अर्जुन टैंक ले जाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, वहां ये जोरावर टैंक पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में वाकई एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। हालांकि ये सच है कि शुरुआत में जो 59 जोरावर टैंक बनाए जा रहे हैं उनमें बेल्जियम से मंगवाई गई 105 मिलीमीटर की गन और बुर्ज का इस्तेमाल होगा। लेकिन असली खबर यह है कि DRDO और L&T मिलकर एक पूरी तरह से स्वदेशी 105 मिलीमीटर तोप बना रहे हैं। यानी आगे चलकर बनने वाले सभी जोरावर टैंकों में यही स्वदेशी तोप लगेगी और विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर सच कहूं तो ये काम इतना आसान भी नहीं है। भारतीय इंजीनियर्स को कई भारी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस गन को ना सिर्फ कड़कड़ाती ठंड में बिल्कुल सटीक काम करना है, बल्कि इसे प्रोग्रामेबल और नाटो स्टैंडर्ड वाले गोला बारूद दागने के भी अनुकूल होना चाहिए। काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, डिजिटल बैटलफील्ड इकोसिस्टम। आखिर ये सारे हथियार आपस में बात कैसे करेंगे? यही एंट्री होती है उस सिस्टम की जिसे हम LVCCS कहते हैं, यानी लैंड वेक्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। एक तरह से ये पूरे डिजिटल युद्ध क्षेत्र का नर्वस सिस्टम है। यहां देखिए कि ये काम कैसे करता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम आर्टिलरी, रॉकेट्स और कमिकेज ड्रोन्स सबको एक ही नेटवर्क से जोड़ देता है। टारगेट को पहचानना, प्लान करना, हमला करना और फिर नुकसान का आकलन करना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेंसर द्वारा दुश्मन को देखने और शूटर द्वारा उस पर हमला करने के बीच का समय इतना कम हो जाता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। स्रोतों के अनुसार 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान सीमा के पार जो सटीक हमले हुए थे, उसके बाद से इस सिस्टम की अहमियत और भी बढ़ गई है। अब निगरानी करने वाले ड्रोन का डेटा बिना 1 सेकंड की देरी के सीधे मिसाइल यूनिट तक पहुंच जाता है। ये पूरी तरह से एक रियल टाइम AI की मदद से चलने वाला युद्ध का खाका है। नंबर 4 है प्रचंड ड्रोन मदरशिप। अब हम इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग और आंखों तक पहुंच गए हैं। हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड अब सिर्फ एक आम अटैक हेलीकॉप्टर नहीं रहा। अब ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का इस्तेमाल करके एक बेहद एडवांस्ड कमांड सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट सच में लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल देता है। अब प्रचंड को दुश्मन के भारी सुरक्षा वाले इलाकों में सीधे घुसकर खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय ये 20 से 40 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ के पीछे सुरक्षित छिपा रहेगा
और वहीं से अपने ड्रोन्स को आगे भेजेगा, जो निगरानी भी करेंगे और फ्रंटलाइन पर जाकर लड़ेंगे भी। 2026 में लेह में हुए हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स में इसका परीक्षण भी किया गया था। प्रचंड ऐसे 4 कामिकीज ड्रोन ले जा सकता है जो सीधा ऊपर से गोता लगाकर हमला करते हैं। इसे रूफ ब्रेकर अटैक कहते हैं क्योंकि टैंक की छत वाला हिस्सा सबसे कमजोर होता है। इसलिए चीनी टाइप 99A जैसे भारी भरकम टैंक भी इससे बहुत ही आसानी से तबाह हो जाते हैं। और बात सिर्फ मिसाइलों या रॉकेट्स की ही नहीं है। प्रोजेक्ट डिस्क 14 के तहत इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। तो अगर दुश्मन का रडार या उनके FPV ड्रोन्स प्रचंड के पास आते हैं तो ये उन्हें सक्रिय रूप से जैम कर सकता है। इससे युद्ध के मैदान में इस हेलीकॉप्टर के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और अंत में 5वां टॉपिक, नेत्रा AWACS अल्टीमेट सर्वेलेंस। इन सभी हथियारों और मदरशिप्स को पूरा करता है आसमान में मौजूद हमारा सबसे ताकतवर रडार, नेक्स्ट जनरेशन नेत्रा मार्क 2। यह सिस्टम हवाई निगरानी को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाने वाला है। जरा इन दोनों की तुलना देखिए। नेत्रा मार्क 1 में सामने की तरफ एक ब्लाइंड स्पॉट होता था जहां रडार देख नहीं पाता था, लेकिन मार्क 2 में विमान की नाक पर एक एक्स बैंड रडार लगा दिया गया है। इससे वो ब्लाइंड स्पॉट वाली परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब ये विमान सीधा दुश्मन की तरफ उड़ते हुए भी उनके स्टेल्थ ड्रोन्स को बड़ी आसानी से लगातार ट्रैक कर सकता है। इसमें ड्यूअल बैंड 4D एसा रडार का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से मार्क 2 की कवरेज रेंज 500 किलोमीटर से भी कहीं ज़्यादा हो गई है। जरा सोचिए, पहले मार्क 1 की लिमिट सिर्फ 250 से 300 किलोमीटर थी, तो ये रेंज में एक बहुत ही नाटकीय और बड़ा सुधार है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब तकनीक के ये 5 अलग अलग हिस्से आपस में जुड़कर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर डिजिटल बैटलफील्ड बनाएंगे, तो भविष्य के पहाड़ी युद्धों में ये भारत को कौन से नए रणनीतिक फायदे देगा? काइनेटिक हथियारों की ताकत से लेकर डिजिटल दिमाग तक, ये बदलाव सिर्फ उपकरणों का नहीं है, बल्कि युद्ध लड़ने के पूरे नजरिए का है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।